हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं सांस सांस में बाँस। कक्षा 6 पाठ 17 सांस सांस में बाँस। पढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो हम लोग पढ़ते हैं। एक जादूगर थे, चंगकी जंगल नवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। एक जादूगर थे तो चंकी जंगल लवा, तो उन्होंने अपने जीवन में कई बहुत बड़े-बड़े करतब दिखाए, यानी बहुत बड़े-बड़े जादू दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाइए। दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। उन्होंने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद 6 दिन बाद अगर आप लोग मेरी कब्र को खोदोगे तो कुछ नया पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बाँस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि मेरी कब्र को खोद कर देखना तो कुछ नया आपको मिलेगा। तो लोगों ने खोदा तो उसके अंदर, कब्र के अंदर उसमें बाँस की कई टोकरियाँ मिलीं और उसकी कई सारी नई-नई डिज़ाइन मिलीं। बाँस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बाँस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बाँस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदाय के भरण-पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी-पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बाँस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बाँस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बाँस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बहुतायत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्केल में, यूनिट में होते हैं, क्योंकि यहाँ उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। जैसे आप लोग कहते हैं, समझते हैं कि फेवरेबल कंडीशन किसे कहते हैं। फेवरेबल कंडीशन उसे कहते हैं जैसे आप लोगों के लिए रहने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है। तो उसमें रहने के लिए तो बाँसों के ग्रो करने के लिए, यानी विकसित होने के लिए भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बाँस बहुत उगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उगता है, इसलिए वहाँ बाँस की चीज़ें बहुत बनती हैं, बहुत बाँस की चीज़ों का चलन है। इंसान जब से, मतलब इंसान पैदा हुआ है तब से बाँस का उपयोग कर रहा है। बाँस से कहते हैं कि बाँस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया-नुमा चीज़ें बनाई होंगी, क्या पता। वया जब किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तकरीब हाथ लगी हो। कहते हैं कि बाँस की बुनाई का रिश्ता बहुत उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगलों में घूमते थे, भटकते थे। शायद ऐसी डलिया-नुमा आकार की चीज़ें बनाई होंगी। बाँस के केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बाँस की खपच्चियों से ढेर चीज़ें बाँस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बाँस की खपच्चियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह-तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावट सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। उसमें असम में ऐसे ही एक जाल इकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पब छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे-धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बाँस की खपच्चियों को इस तरह बाँधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह-तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के क्षेत्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे, और हाँ,
पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। असम में जो है जाल बनाया जाता है, एक जालनुमा, उससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। बांस का एक जाल बनाया जाता है, धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों की इस तरह बांधा जाता है जैसे शंकुनुमा आकार देते हैं और उसको मछलियाँ पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। और असम में चाय बागानों में आपने देखा होगा कि चाय तोड़ने वाले जो एक डिलिया अपने साथ लिए होते हैं, तो वो भी बांस की बनी हुई होती है। हम लोग बांस से मेरा रिश्ता ये भी पढ़ लें। बांस का ये झुरमुट मुझे अमीर बना देता है, इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों में से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। जुलाई से अक्टूबर का घनघोर बारिश का समय होता है, यानी लोग बहुत सारा खाली समय होता है, धान गड़ जाते हैं, तो बहुत सारा आदमी मतलब लोगों के पास खाली समय होता है, तो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त होता है। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से उन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा, ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाएं हाथ में दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव के अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं होती। ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीकों से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है। पलंग की निबाड़ की बुनाई की तरह
ट्विल बनना हो तो हर एक बाना दो या तीन तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। ट्विल बनाना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। टोकरी के सिर पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो इसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया हो, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। थैंक यू।